नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज यह जीके की हमारी चौथी क्लास है, जो कि स्पेशली इंडियन मिलिट्री एकेडमी और बीआरओ के कैंडिडेट्स के लिए यह वीडियो जीके की क्लासेस बनाई जा रही हैं। क्योंकि ये जो वीडियो हैं आपके, इनमें जितने मटेरियल हैं उसी हिसाब से आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और बीआरओ में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी जीके के प्रश्न आएंगे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वैसे तो जीके कोई कितना भी दावा करे कि आपको सारे के सारे प्रश्न किसी के नोट्स से मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जीके बहुत बड़ा है। जो सामान्य ज्ञान है, यदि आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है जीके का। लेकिन हर जो एग्ज़ाम होती है, चाहे आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी की हो, बीआरओ की हो, आर्मी की हो, एसएससी जीडी की हो, लेखपाल भर्ती की हो, या किसी भी स्टेट लेवल की भर्ती की हो, इन सभी में आपका एक क्राइटेरिया होता है कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न या किस फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए आप मानिए कि जो आपके हायर लेवल की एग्ज़ाम्स होती हैं, मान लीजिए एसएससी वगैरह की होती हैं, या जो लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी आपका यही प्राचीन इतिहास पूछा जाता है। वही पाषाण काल, वही पूरा पाषाण काल और वही मौर्य इतिहास के बारे में प्रश्न बनते हैं। लेकिन उन प्रश्नों को देखने पर, और जो आपके एसएससी में, आपके आर्मी में, बीआरओ में, इस जगह पर जो प्रश्न आते हैं, उनका जो लेवल होता है प्रश्नों का, वह बहुत ही अंतर रहता है उन प्रश्नों के स्तर में। तो इसलिए जो आपके ये यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें से आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी के और बीआरओ के जितने भी जीके के हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इसके बाद अभी आपका तो प्राचीन इतिहास चल रहा है, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका आधुनिक इतिहास, उसके बाद ज्योग्राफी आ जाएगी यानी कि भूगोल आ जाएगा, फिर साइंस आ जाएगी, यानी कि बहुत सारा पार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दिन इतिहास की, एक दिन ज्योग्राफी की क्लासेस देने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी लेट हो रहा है, क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त रहता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं फ्री हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और जो बीआरओ के कैंडिडेट हैं, जिनकी व्हीकल मैकेनिक की क्लासेस चल रही थी, अभी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए उनको क्लासेस नहीं मिली हैं, तो उनके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसको भी आपको कल से या परसों से वो भी आपको मिलने लगेगी। तो फिलहाल आज चलिए हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है, वो 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं तक था। 322 से 297 बीसी तक, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसका यह काल था। और जो मौर्य साम्राज्य था, इसका इसकी स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से करी थी। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो मौर्य वंश का साम्राज्य है, यह नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित करके स्थापना की थी मौर्य वंश की। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, आपके यहाँ भी दो प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अब ये जो आपका मौर्य वंश का साम्राज्य था, यह बिहार, बंगाल के साथ साथ पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत, यहाँ तक कि दक्कन तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघ स्थनीज आया था। और जो मेघ स्थनीज था, यह ग्रीक के राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मेघ स्थनीज था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और दूसरी बात ये कि मेघ स्थनीज को किसने भेजा था, या मेघ स्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेघ स्थनीज कहाँ का? ग्रीक का रहने वाला था। और इसे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेघ स्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो मेघ स्थनीज की पुस्तक है,
वह कौन सी है? इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज की है। और कौटिल्य की जो पुस्तक है वह कौन सी है? अर्थशास्त्र की पुस्तक कौटिल्य की है। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला के पास गए थे, जहां धीरे धीरे भूखे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। भूखे के कारण यहाँ पर कुल मिलाकर एक जैन धर्म में संथारा प्रथा होती है। कौन सी? संथारा प्रथा होती है एक जैन धर्म में। जब जैन धर्म के अनुयायियों को यह एहसास हो जाता है कि उनके जीवन के अंतिम क्षण आ गए हैं, तो वह अन्न जल का त्याग कर देते हैं और इस प्रकार से अन्न जल का त्याग करने पर उनके प्राण निकल जाते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, तो यह संथारा प्रथा भी पूछा जाता है कि संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम देखेंगे बिंदुसार का इतिहास। जो बिंदुसार था वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक कौन बना? बिंदुसार आपका उत्तर होगा। ठीक है, बिंदुसार ने दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीता, अर्थात दो समुद्रों के बीच की जो दूरी है या भूमि है उसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच की दूरी को दो समुद्रों के बीच की भूमि कहा जाता है। जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो जैन धर्म से सबसे अधिक प्रश्न मिलने की संभावना होती है अशोक के इतिहास से। अशोक आप जानते हैं ये बहुत ही महान राजा हुआ था, जो कि जैन धर्म वो सॉरी जो कि मौर्य साम्राज्य का ही राजा था। जो अशोक था इसका राज्याभिषेक आपको याद रखना है 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो अशोक का शासन काल था वह 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। ठीक है, अशोक को तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय उनके पिता बिंदुसार द्वारा नियुक्त किया गया था। यहाँ सिर्फ एक प्रश्न बनता है कि जो अशोक था वह अपने राज्याभिषेक के समय कहाँ का गवर्नर था, यानी कि प्रांतीय गवर्नर पहले होते थे, तो कहाँ का गवर्नर था अशोक? आपका उत्तर होगा तक्षशिला और उज्जैन का। और यह जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? बिंदुसार के द्वारा। एक बार फिर से आपको प्रश्न मिल सकता है कि अपने राज्याभिषेक के समय या बिंदुसार की मृत्यु के समय या अपने पिता की मृत्यु के समय अशोक किस नगर का वायसराय या गवर्नर था? आपका उत्तर होगा तक्षशिला और उज्जैन। ऑप्शन दोनों हो सकते हैं या कि फिर एक ही हो सकता है। अशोक उपगुप्त के तहत बौद्ध बना। उपगुप्त एक बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, और जो अशोक थे वह बुद्ध धर्म में कब गए? कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, कब गए? कलिंग के युद्ध के बाद। और जो कलिंग जो वर्तमान जो उड़ीसा है उसको कलिंग बोला जाता था। तो आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कलिंग है वह वर्तमान कौन सा राज्य है? तो जो वर्तमान राज्य है वह उड़ीसा। ठीक है, और जो कलिंग का राजा था राजा खारवेल था, याद रखिएगा, राजा खारवेल कलिंग का शासक था। ठीक, इसके बाद कलिंग युद्ध का इतिहास देख लेते हैं। जो कलिंग युद्ध का इतिहास है वह 261 ईसा पूर्व में जो 13वीं रॉकफिकी में वर्णित है। 13वीं रॉकफिकी यानी कि अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है कलिंग के युद्ध के बारे में। और जो कलिंग का युद्ध था वह कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। और अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद हुआ? कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष के बाद हुआ, यह कह सकते हैं 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कलिंग का युद्ध था वह अशोक के राज्याभिषेक के कितने साल बाद हुआ है? तो 8वें साल में या 8 साल बाद हुआ है। ठीक है, कलिंग का युद्ध और कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। और अगला प्रश्न यह आपका बनता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था वह अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? वह अशोक के 13वें शिलालेख में यह वर्णित है। इसने इसने यानी कि इस जो यह युद्ध था वह अशोक के जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब यहाँ भी हमने आपको बताया था जो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो अशोक के गुरु कह सकते हैं या अशोक को बौद्ध धर्म में जिसने दीक्षित किया था उनका नाम है उपगुप्त। ठीक है, अगला है
मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण हैं। कहा जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म और उनके बलि व्यवहार के कारण ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने अशोक के खिलाफ प्रतिपक्ष विकसित किया। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि जितने भी आपके पूजा पाठ के या जितने भी कर्मकांड होते थे, जितने भी ये अंधविश्वास वाली चीज़ें होती थी, वो सारे के सारे पंडित लोग किया करते थे। और वही उनकी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ही जो वो राजाओं के यहाँ पंडित करवाते थे, वहीं से या ब्राह्मण जो करवाते थे उसी से उनकी आय चलती थी, या वही उनकी मुख्य आय थी, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण होता था ब्राह्मणों का। लेकिन अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि पूजा पाठ पाखंड या अंधविश्वास ऐसी चीज़ों की मान्यता नहीं है, और इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया था बौद्ध धर्म के लोगों ने। तो और ये सारी की मतलब जितने भी आप कर्मकांड करते हैं उन सभी चीज़ों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था। तो जब अशोक यानी कि जो शासक होता था, राजा होता था, उसी के संरक्षण में सभी धर्म फलते फूलते थे। जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसके बाद जो ब्राह्मणों की आय हुई वो प्रभावित हुई, यानी कि आय कम हो गई या कि आय बंद हो गई, क्योंकि जितनी भी आय होती थी ब्राह्मणों की वो पूजा पाठ वगैरह से ही होती थी। जब पूजा पाठ बंद हो गई तो अशोक की समय में ब्राह्मणों की आय भी प्रभावित हो गई, जिसकी वजह से अशोक के खिलाफ ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा और प्रतिपक्ष विकसित किया। दूसरा कारण है, कृषि क्षेत्र से राजस्व इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि युद्ध से लूट नगण्य थी। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो लूट मार या बाकी चीज़ें जिससे भी अन्य आय होती थी वह सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई, और राजस्व से यानी कि जो राजस्व था मुख्य रूप से कृषि था, राजस्व का सहारा यानी कि जो कर लगता था, जैसे आप टैक्स देते हैं आज, तो उसी हिसाब से उस समय भी केवल कृषि क्षेत्र बचा, जिससे कि साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती थी। तीसरा है, अशोक के उत्तराधिकारी इतने बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य को एकजुट बनाने के लिए बहुत कमजोर थे, या कह सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। फिर आगे है, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतरिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, जिससे मगध में शुंग राजवंश का उदय हुआ। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वह कहाँ तक सीमित था, 185 ईसा पूर्व तक सीमित था। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। यह भी ध्यान रखना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में या मौर्य सेना में सेनाध्यक्ष यानी कि सेनापति था। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध में शुंग राजवंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य। अब कल हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग का शुंग राजवंश। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।